जैसा कि हम लोग आज फिर से प्रतिदिन की तरह जो है रोशन आनंद सर की बुक से यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो है सेट नंबर आज 2 को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी 2025 में आई है, इसका एग्ज़ाम जो है 18 और 21 जनवरी 2026 को होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सेट 2 को देखते हैं। देखिए सेट 2 में क्या है, आप यदि सेट 1 का क्वेश्चंस यदि देखना चाहते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, बिहार दरोगा सेट करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के जो है सारे सेट की वीडियो को देख सकते हैं। 1 से 15 तक की सेट का वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि इस रोशन आनंद सर की बुक में जो है टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग जो है 2 नंबर की मॉडल प्रैक्टिस सेट को पढ़ने वाले हैं आज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मृदा जो है रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि कौन सी मिट्टी। तो देखिए रबर और कॉफ़ी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली जो मिट्टी है वो लेटराइट मृदा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लेटराइट मृदा जो है पश्चिम घाट के आसपास पाया जाता है। किधर पाया जाता है? पश्चिमी घाट के आसपास पाया जाता है। और यह काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए जो है ये अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2 नंबर का क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा क्या है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो नाहवा सेवा है, नाहवा सेवा बंदरगाह है। यानी इसी नाहवा सेवा बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? नवी मुंबई में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर का क्या है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और यह नेलांग घाटी जो है पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी घाटी मानी जाती थी। तो क्या कहते हैं, इस नेलांग घाटी को 1962 ईस्वी में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस युद्ध में बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि यह नेलांग घाटी जो है भारत और चीन की सीमा के पास है। तो इसी वजह से इस नेलांग घाटी को पर्यटकों के लिए भी 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। और फिलहाल 2015 ईस्वी में इसे जो है पर्यटक के लिए फिर से खोल दिया गया है। तो याद रखिएगा नेलांग घाटी के बारे में। अब देखिए उत्तराखंड में और महत्वपूर्ण घाटी है फूलों की घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी? फूलों की घाटी। और यह फूलों की घाटी जो है चमोली जिला, उत्तराखंड की चमोली जिला में है। और यह फूलों की घाटी एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है, क्योंकि इस फूलों की घाटी को जो है यूनेस्को बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में जो है शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पंचनद की एकमात्र क्या है, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी का अर्थ क्या होता है? देखिए एक सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी में 5 जो है ऐसी नदी मिलकर जो है सिंधु नदी में मिलती है, उस पांचों नदी को जो है पंचनद नदी कहते हैं। पंचनद नदी में आ जाता है झेलम नदियाँ, झेलम आ जाती है, झेलम के बाद चिनाब आती है, चिनाब के बाद रावी आती है, रावी के बाद सतलुज आती है, सतलुज के बाद जो है ब्यास आती है। ठीक है, यह पांचों नदियाँ जो है पंचनद नदियाँ कहलाती है। अब देखिए ये पांचों नदियाँ में से हमें पूछा जा रहा है कि किस नदी का प्रवाह जो है केवल भारत में है। तो देखिए ब्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। क्यों केवल ब्यास नदी का ही प्रवाह भारत में है? क्योंकि इस नदी की उत्पत्ति यानी कि उद्गम जो है कहाँ से होती है? तो उत्तराखंड में होती है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्यास कुंड के पास से होती है। किस कुंड के पास से? ब्यास कुंड के पास से होती है। अगर और डिटेल में पूछा जाए आपसे तो रोहतांग दर्रों से होती है। ठीक है,
अब ब्यास कुंड के पास होती है। और यह ब्यास नदी जो है जब क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में जाती है तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदियाँ है, ठीक है, और सतलुज नदियाँ में जाकर के मिल जाती है। तो ये क्या हुआ कि यह एकमात्र पंचनद नदी है जो भारत में क्या होती है, प्रवाह होती है। तो याद रखना है उद्गम उत्तराखंड में होता है और हिमाचल प्रदेश में जाकर के सतलुज नदी से मिलती है। और यह ब्यास नदी जहाँ सतलुज नदी से मिलती है वहाँ एक बैराज बनाया गया है, उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज यानी यह बांध है, इस बांध का नाम है हरिके बैराज, ठीक है। इस बांध से जो है पानी को रोककर जो है इंदिरा गांधी नहर की ओर जो है पानी को जो है प्रभावित किया जाता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, गोकक जलप्रपात भी घाट प्रवाह नदी पर है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर नहीं है। दुग्धधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक ना, याद रखना है। नर्मदा नदी पर और कई सारियां जलप्रपात हैं। देखिए नर्मदा नदी पर तो एक दुग्धधारा जलप्रपात हो गया, दूसरा नर्मदा नदी पर घट प्रवाह जलप्रपात भी है, तीसरा नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात भी है, ठीक है। तो ये तीनों जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और मांडवी नदी यहाँ दिया गया है, तो देखिए मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। लेकिन दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। अब देखिए कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो वराही नदी पर है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है। 6 नंबर की क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा रहा है वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यह हिमालय का क्या है, हिमालय का रेंज है ना, हिमालय का रेंज, इसमें सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, ऊंची चोटी का क्रम पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा इसका आंसर वह बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। मकालू हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी का होगा, उसके बाद नंगा पर्वत का होगा, उसके बाद अन्नपूर्णा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्या है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की सेल से प्राप्त होता है। तो हाँ, जो भारत में जो है अधिकांश कोयला यानी कि 95% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम से जो है गोंडवाना क्रम की सेल से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो यह दूसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि गोंडवाना युगीन कोयला जितनी भी है वह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार की कोयला है, ठीक है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। नहीं, तीसरा ऑप्शन गलत है। देखिए बिटुमिनस कोयला में क्या है, सल्फर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जिस भी कोयला में सल्फर की मात्रा कम होती है वह कोयला जो है क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा किस्म की कोयला माना जाता है। तो बिटुमिनस में क्या है, सल्फर की मात्रा बहुत ही कम है और सल्फर की मात्रा कम होने पे अच्छा किस्म की कोयला इसलिए माना जाता है क्योंकि सल्फर जो है जब जलता है तो वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाकर के जो है अम्लीय वर्षा करवा देता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा करवा देता है। इसलिए जो है जिस कोयला में सल्फर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वह कोयला क्या कहलाती है, अच्छे किस्म की कोयला कहलाती है। तो बिटुमिनस तो अच्छे किस्म की कोयला है इसलिए सल्फर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस 3 नंबर में क्या कह रहा है, प्रचुर मात्रा होती है। तो नहीं, 3 नंबर गलत हो जाएगा। लेकिन तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी दुर्गापुर जो है लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है। इस दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना का निर्माण 1959 ईस्वी में वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिला में करवाया गया था। वर्धमान जिला में ब्रिटेन की सहयोग से हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन की सहयोग से हुआ था। ये तीनों पॉइंट याद रखना है एग्जाम दृष्टिकोण से। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है, इसकी जो है स्थिति लोकेशन जो है वह कोयला क्षेत्र के क्या है, समीप है, ठीक ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्या है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्य में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। देखिए भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है ना, 382 यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 किलोमीटर होता है पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व भारत की राज्य में सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अब देखिए क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्य में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। देखिए ऑप्शन के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ऑप्शन क्वेश्चंस के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे क्रम पे आता है, पहले क्रम पे आ जाता है बिहार 1106 जनसंख्या घनत्व में, 1106 पर किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की क्या है, सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह। अब देखिए पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग उस वेग को कहते हैं, आप माना कि पृथ्वी पे हैं, ठीक है, पृथ्वी पर हैं, अब पृथ्वी पर से किसी भी पत्थर को या किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, उस वस्तु को आप यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से ऊपर फेंक देते हैं तो वो वस्तु फिर रिटर्न क्या होगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। उस वेग को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो यही बात हमसे यहाँ पूछा गया है कि सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, याद रखना है। पृथ्वी का तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर यदि फेंक देते हैं तो वह वस्तु फिर से रिटर्न पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ स्थानीय पवन की नाम दिया गया है और यहाँ क्षेत्र और देश का नाम दिया गया है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, सामून। सामून जो है ये स्थानीय पवन ईरान का है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अरब क्षेत्र दिया गया है तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यही गलत है। सांता आना जो है कैलिफोर्निया का जो है स्थानीय पवन नाम है, स्थानीय पवन का नाम है। हबूब जो है स्थानीय पवन सूडान की है, ठीक है। बोरा स्थानीय पवन इटली की है, ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है। देखिए मकर वृत्त है क्या, तो देखिए ये जो है 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री साउथ की अक्षांश को मकर वृत्त कहते हैं, और यही 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ की अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क वृत्त कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, और यही विषुवत वृत्त जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। देखिए ये 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर वृत्त कहते हैं। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर जो है मकर वृत्त गुजरती है, किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है। तो मकर वृत्त जो है कुल मिलाकर 10 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है।
अब देखिए इन 10 देश में से यहाँ ऑप्शन में 4 देश दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है किन किन देशों से, इन चारों से होकर गुजर रहा है या कोई एक से या दोनों से या तीनों से। तो देखिए यहाँ जो है चिली से होकर गुजरता है, मोजाम्बिक से होकर, नामीबिया से होकर गुजरता है, उरुग्वे से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कौन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का अर्थ क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है जो सत्य है। असत्य नहीं है, असत्य नहीं है यानी कि सत्य होना चाहिए। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन का अगर हम यदि बात करें तो वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपतियों के द्वारा। अब ऑप्शन 1 का बात करें तो राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपात जो है यह 352 नंबर की अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन 1 क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। अब राष्ट्रपति शासन का बात करें तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, यानी कि 2 नंबर भी क्या है, गलत है यहाँ। अब वित्तीय आपात क्या हुआ, 360 के तहत लगाया जाता है, यानी एकमात्र ऑप्शन 3 नंबर का है जो सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है, गणपूर्ति को कोरम भी कहा जाता है। ठीक है, कोरम यानी कि गणपूर्ति का अर्थ होता है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, उस राज्यसभा या लोकसभा में जो कार्य होती है उस कार्य को करने के लिए जो है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा चलाने के लिए जो है मिनिमम सदस्यों की संख्या के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मिनिमम सदस्य राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। उसके बाद जो है अध्यक्ष जो है राज्यसभा को चालू कर सकता है या कोई कार्य हो सकता है राज्यसभा में। उसी तरह लोकसभा की यदि गणपूर्ति या कोरम की बात किया जाए तो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम जो होता है वो 55 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर की क्वेश्चंस क्या है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। तो पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, इसी को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, किस सदन के नाम से, उच्च सदन। और दूसरा चैम्बर यानी द्वितीय सदन, दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट 16 नंबर की क्वेश्चंस में क्या है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 324(2) के तहत नियुक्त किया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश को भी कौन नियुक्त करता है, तो मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर की क्वेश्चन से क्या है, निंदा प्रस्ताव सेंसर्स मोशंस लाया जा सकता है। तो ये निंदा प्रस्ताव जो है कब लाया जा किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो ये केवल जो है लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। और यह निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या किसी विधायक सांसद के द्वारा किए गए कार्यों का जो है वो आलोचना करता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन से क्या है, इस निंदा प्रस्ताव से जो है कोई भी मंत्री सांसद जो है वो इस्तीफा नहीं देते हैं अपने पद से। ठीक है, याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत जो है राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है। अब 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है
कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, उसे पद की शपथ नहीं दिलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होते हैं वो अपने लोकसभा में जो चुनकर आए हुए रहते हैं सांसद, उन्हीं सांसद को चुने जाते हैं, इसलिए सांसद के पद के लिए उसे शपथ दिलाया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, उसे अध्यक्ष पद के लिए शपथ नहीं दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर में क्या है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी। देखिए, याद रखिएगा कि प्रारूप समिति क्यों बनाया गया था। पहली बात, कब बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि BN राव नाम के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान का क्या करा, प्रारूप को तैयार किया, संविधान के प्रारूप को तैयार किया। इस संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, तो विचार विमर्श करने के लिए जो है संविधान सभा के द्वारा जो है एक प्रारूप को जो है एक संकल्प को पारित किया गया। क्या करा गया, संकल्प को पारित किया गया, और इस संकल्प के माध्यम से जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति में जो है अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य को रखा गया। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और ये प्रारूप समिति जो है 141 बैठक जो है 6 माह के अंदर किया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का। 21 नंबर में क्या है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो मूल अधिकार का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, याद रखना है। अब देखिए 21 नंबर का था। अब इसी में सरदार पटेल से रिलेटेड क्या है, तो देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में जो है अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। अब इस कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने मूल अधिकार का क्या करा था, मांग करा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्या है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है सूचना संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है। तो ट्रांसड्यूसर नाम की युक्ति जो है वह सूचना संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कैसे चेंज करना है। देखिए, इस तरह की सवाल को बनाने के लिए जो है सबसे पहले आपको 2-4 पॉइंट याद रखनी है। देखिए, जल का हिमांक बिंदु और जल का क्वथनांक बिंदु। एक तो जल का क्या याद रखना है, हिमांक याद रखना है। दूसरा जल का क्या नाम रखना है, क्वथनांक। क्वथनांक का अर्थ क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जल खौलने लग जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जल क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जल का हिमांक सेल्सियस में बात कीजिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, या जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। या जल का हिमांक आप केल्विन में बात कीजिएगा तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। यदि जल का हिमांक आप र्यूमर में बात कीजिएगा तो र्यूमर में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये हिमांक यानी कि 0 डिग्री र्यूमर पर 273 केल्विन पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ़ बन जाएगा। अब जल की क्वथनांक मतलब खौलेगा कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल खौलने लगेगा, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जल क्या हो जाएगा, खौलने लग जाएगा। या क्या कहते हैं, केल्विन में जो है डिग्री नहीं लगता है, याद रखना है। अब या 373 केल्विन पर क्या हो जाएगा, जल खौलने लग जाएगा, या 80 डिग्री र्यूमर पर जो है जल क्या हो जाएगा, खौलने लग जाएगा। यह 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जल का हिमांक और जल का क्वथनांक। उसके बाद जो है इस क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए C माइनस क्या करेंगे, C का जो है हिमांक पॉइंट, तो हिमांक पॉइंट 0 है, बट्टा 100 यानी कि क्वथनांक पॉइंट माइनस हिमांक पॉइंट बराबर
फ़ारेनहाइट होगा, ऊपर में आप फिर फ़ारेनहाइट माइनस क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का हिमांक पॉइंट कितना है 32 है, तो 32 बट्टा अब फ़ारेनहाइट का जो है क्वथनांक पॉइंट 212 माइनस फ़ारेनहाइट का हिमांक पॉइंट, तो हिमांक पॉइंट कितना है 32 है, बराबर फिर क्या करेंगे, अब केल्विन में आएंगे तो केल्विन में फिर उसी तरह 273 बट्टा 273 बट्टा 373 माइनस 273, इसी तरह र्यूमर को भी कर लेंगे। लेकिन हमसे क्या क्या पूछा गया है, एक फ़ारेनहाइट को किस में बदलने के लिए, सेल्सियस में बदलने के लिए, तो हम सिर्फ इन दो का ही यूज करेंगे, इन दो का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। सी के जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चंस में दिया गया होगा, सी तो हमसे पूछा ही जा रहा है तो सी को रहने देंगे। फ़ारेनहाइट कितना 200 डिग्री दिया गया है फ़ारेनहाइट। अब देखिए क्या करेंगे, सी माइनस 0 बट्टा, सी में से 0 घटा देंगे, माइनस 0 बट्टा 100 में से 0 घटाने से 100 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी में से भी 0 घटाने से क्या होगा, 0 ही होगा, सी ही होगा, तो सी बट्टा हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर एफ का मान कितना 200 दिया गया है, तो 200 माइनस 32 लिखेंगे, बट्टा 212 में से 32 को आप यदि घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 212 में से 32 को घटाएंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 32, ये 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 से 0 यहाँ क्या हो जाएगा, कटेगा, उसके बाद 10 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, उसी तरह अब 200 में से 32 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, यानी सी बट्टा 5 बराबर 168 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 छक 18, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो देखिए ऑप्शन के आसपास पहुँचे क्या, अभी नहीं पहुँचे। अब देखिए क्या होगा, सी निकालना है, 5 को उधर भेजेंगे बाय क्रॉस गुना, तो कितना 6 पंचे 30 का 0, हाथ में 3 पचे 25 और 3 28, यानी 200 क्या हो जाएगा 80, 280 में 3 से भाग करना है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मे 27, 3 नमा क्या हो जाएगा 27, उसके बाद एक बचा तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, फिर क्या बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 93.3 हो जाएगा इसका आंसर सेल्सियस में, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या है कि एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार जो है 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी, ठीक है। अब इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, इस तरह की क्वेश्चंस को बनाने के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और एक ही फॉर्मूला यूज करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस जो है आसानी से बन जाएगा। देखिए किस प्रकार की फॉर्मूला को यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या 100 वाट दिया गया है, यानी कि P बराबर क्या होता है, V गुना I होता है, यानी कि पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट दिया गया है, यानी कि V और I का मान हमें इंक्लूड करके 100 वाट दिया गया है, कितना 100 वाट दिया गया है, ठीक है। 100 वाट को ऊपर में लिखेंगे, गुना यदि वोल्टेज और आई अलग अलग दिया गया रहता तो दोनों को गुना करके हम पहले क्या करते हैं, वाट में कन्वर्ट करते, लेकिन वाट में तो यहाँ दिया गया है, अगर 5 बल्ब लगातार जलाते हैं तो इसी तरह फिर 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 बल्ब लगातार जलाते हैं, फिर कह रहा है 20 घंटे तक जलाया जाता है, तो फिर 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सब कुछ से गुना ही करेंगे, ऊपर में बट्टा क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। अब 3 जीरो से यह 2 जीरो और एक ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 5 दूना 10, यानी यूनिट कितना आया 10 यूनिट आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए आमीटर से विद्युत धारा, एनीमोमीटर से वायु की चाल, पायरोमीटर से उच्च टेम्परेचर मापा जाता है, लेकिन टैकोमीटर से जो है सॉफ्ट की गति, मशीन की जो रोटेटर होता है उसका गति मापा जाता है, ना कि दाबांतर मापा जाता है, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन से क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछा जा रहा है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है पूछा जा रहा है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, ठीक है, याद रखना। 27 नंबर में क्या है कि हवाई जहाज के जो है वो
हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का कार्य क्या होता है? देखिए, ब्लैक बॉक्स का कार्य होता है, यह एक प्रकार का ऑडियो रिकॉर्डर मशीन होता है। ठीक है, इस ऑडियो रिकॉर्डर में जो होता है, पायलट जो भी बोलते हैं कॉकपिट के भीतर से उन बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि जब कभी भी अनहोनी होता है उस अनहोनी के दौरान जो है इससे पता लगाया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही कथन सत्य है। प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। 29 नंबर क्वेश्चंस क्या है? देखिए, 29 नंबर जो है, वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है वो सीधे ठोस से जो है वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? देखिए, डिपोजिशन में क्या होता है, गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यदि ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करना है तो उस स्थिति में सब्लिमेशन होता है, यानी कि ऊर्ध्वापातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वापातन होता है। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, ठोस जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल कपूर है। कपूर क्या है? ठोस है, और यह क्या हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन में ऐसा होता है, ठोस से गैस में। लेकिन डिपोजिशन में इसका उल्टा होता है, गैस से क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्या है? 30 नंबर में कह रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो कैथोड पर विद्युत अपघटन में अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो है तत्व को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो देखिए, एक डॉबेडीनर नामक वैज्ञानिक थे, डॉबेडीनर। ठीक है, डॉबेडीनर। दूसरा न्यूलैंड था, तीसरा मेंडलीफ था। ठीक है, मेंडलीफ। ये तीनों जो थे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर पीरियोडिक टेबल को जो है वो क्या करा था? सजाया था। लेकिन एक अंत में कौन आया? मौसले। इन्होंने जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया, लेकिन ये तीनों जो था परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया था। याद रखिएगा, डॉबेडीनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, ये तीनों क्या करा था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया था। ठीक है, लेकिन एक मौसले आया, उन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर सजाया था। तो याद रखिएगा, यहाँ न्यूलैंड पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर की क्वेश्चंस में है, समजात श्रेणी के लिए जो है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? समजात श्रेणी के लिए 2 हाइड्रोकार्बन के बीच क्या होना चाहिए? 2 हाइड्रोकार्बन के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ए ऑप्शन में यदि हम ढूंढें कि CH2 का अंतर है या नहीं है, तो ए में भी CH2 का अंतर नहीं है। जब CH2 का अंतर ए में नहीं है तो ए भी क्या हो जाएगा? समजात श्रेणी नहीं होगा। अब CH2 का अंतर कैसे नहीं है? तो देखिए, H3 यहाँ है, H4 यहाँ है। H3 में H4 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ही H हमें मिलेगा। और जब एक ही H मिलेगा यानी हमें क्या चाहिए? CH2 चाहिए। लेकिन यहाँ C और C को घटाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा? एक भी C नहीं मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा? यह नहीं होगा। अब देखिए, इसमें OH और OH खत्म हो जाएगा। यहाँ यदि हमें क्या ढूंढना है? CH2 निकालना है, CH2 का अंतर रखना है। OH घटेगा तो खत्म। अब CH3 और H7 इधर है और H3 इधर है। सॉरी, पहले क्या हो जाएगा? OH खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से यदि हम H3 और H3 खत्म हो जाएगा,
लेकिन यहाँ H7 बच जाता है, हमें क्या बचाना था, H2 बचाना था, यानी ये भी समजात श्रेणी नहीं होगा। अब देखिए OH ये खत्म हो जाएगा ना, OH और OH ये खत्म हो जाएगा। अब H3 यहाँ है और H5 यहाँ है, दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। C2 यहाँ है और C यहाँ है, दोनों को घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। यानी इस C ऑप्शन में जो है CH2 का अंतर हमें मिल रहा है, यानी कि C ऑप्शन जो होगा समजात श्रेणी वाला होगा। ठीक है, याद रखना। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन से क्या है कि सोडियम परमाणु की सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो सोडियम परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, 2 8 1 लिखते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखते हैं, उसके बाद की कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखा जाता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। हमसे वही बात पूछा जा रहा है बाहरी कोश में, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। तो देखिए अपरूप का अर्थ क्या होता है, किसी तत्व का जो है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं, अन्य रूप। तो कार्बन का कई रूप है, हीरा भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का रूप है, लेकिन मीथेन क्या है, कार्बन का रूप नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है 34 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो ज्वाला उत्पन्न जलने पर कौन करता है, मोम करता है, पेट्रोल करता है, डीजल करता है, लेकिन कोयला नहीं करता है। ठीक है, ये जलता है, टेम्परेचर उष्मा देता है, लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। 36 नंबर में क्या है, ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है, यानी कि प्रोटीन को पचाता है ट्रिप्सिन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एओर्ट्रिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है। एओर्ट्रिक वाल्व जो है बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का क्या है, वाल्व है। 38 नंबर में माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था जो है वो कितने दिन की होती है। तो पुटिका प्रावस्था जो है 10 से 12 दिन की होती है, याद रखना है। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो हिपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, मानव के सौंदर्य के अध्ययन को कालोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोसाइंस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चारों पॉइंट। 40 नंबर में क्या है कि एक वास्तविक फल यानी कि ट्रू फल निम्नलिखित में से किससे जो है वो निर्दिष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो वह वास्तविक फल कहलाता है। ठीक है, 41 नंबर में क्या है कि उनके खाद्य भाग के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन, अदरक का खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, प्रकंद, नारियल के खाने वाले भाग को भ्रूणपोष, प्याज के खाने वाले भाग को मांसल पर्ण कहते हैं, लेकिन आलू के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। लेकिन यहाँ मूल दिया गया, यानी कि डी नंबर ही क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। हमसे पूछा भी जा रहा है सही नहीं कौन सा है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ से 2-3 पॉइंट। पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब ढूंढ लेते हैं क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, ये बात याद रखनी है 12वीं पंचवर्षीय योजना की। अब यह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक यह चला था और यह अंतिम योजना थी। इसके बाद किसी भी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं आया। इसके स्थान पर 2014 में योजना को पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी ने भंग करने की घोषणा किया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया इसी योजना के जगह पे, स्थान पर। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चंस कैसे बनता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है
1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट अब क्या क्या पूछा जाता है कि योजना अवकाश, यानी कि बीच में जो 1951 से लेकर के जो है 2017 तक जो 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, इस 12 पंचवर्षीय योजना में कब कब जो है योजना नहीं लाया गया था। 2 बार योजना नहीं लाया गया था। पहला कब योजना नहीं लाया गया था, उसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश में क्या है कि 1966 ईस्वी से लेके 1969 ईस्वी तक तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 के दौरान आया था, यानी 1961 में आया था और 5 साल के लिए आता है तो 1966 तक चला था। लेकिन यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो फेल हो चुका था। फेल क्यों हो चुका था? क्योंकि इसमें भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1965 से 66 में भारत में सुखाड़ हो गया। इसी तीनों कारण की वजह से जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गया, फेल हो गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गया तो इसके बीच जो है 3 वर्षों तक जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया, सिर्फ एक एक वर्ष तक के लिए जो है योजना बनाया गया। यानी 1966 में पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ तो 1966 से 67 तक 1 वर्ष की योजना आई, 67 से 68 तक भी 1 वर्ष की योजना आई, 68 से 69 तक भी 1 वर्षों की योजना आई। यानी 3 साल तक 1 वर्ष तक की ही केवल योजना आया। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक बार जो है इसी पंचवर्षीय योजना में और जो है बीच में जो है योजना नहीं आया था 7वीं योजना के दौरान। ठीक है, जब 7वीं योजना आया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आया था वह 1985 में आया था और 5 वर्षों के लिए आता है तो 1990 तक रहा था। तो 1990 के बाद जो है राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है 90 से 92 ईस्वी के बीच, 1990 से लेकर के 1992 ईस्वी तक जो है किसी भी प्रकार की फिर 2 वर्षों तक योजना नहीं आया। फिर 2 वर्षों तक क्या हुआ, एक वर्ष के लिए सिर्फ वार्षिक योजना लाया गया। 1990 से 91 के लिए 1 वर्ष तक, 91 से 92 तक 1 वर्षों के लिए योजना लाई गई। तो यह 2 पॉइंट याद रखनी है। बीच में 2 बार जो है पंचवर्षीय योजना के जगह पर वार्षिक योजना लाया गया था। पहली बार कब लाया गया था वार्षिक योजना? तो पहली बार देखिए 61 से 66, यानी 66 से 67 के बीच लाया गया था। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। इसी अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है डीलर से जो हम लोग अनाज लेते हैं। 44 नंबर में क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए यह तृतीयक, सेकेंडरी और प्राइमरी क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के भीतर क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के भीतर जो है कृषि आता है, खनन आता है, यानी कि कच्चे माल आता है। सेकेंडरी जो है क्षेत्र के भीतर कौन आता है? तो सेकेंडरी क्षेत्र के भीतर जो है कौन आता है? सेकेंडरी क्षेत्र के भीतर जो है क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्षेत्र के भीतर जो है आता है, आपको क्या कहते हैं वो, सेकेंडरी क्षेत्र के भीतर फैक्ट्री वगैरह आता है, विनिर्माण उद्योग आता है। क्या आता है? विनिर्माण उद्योग, फैक्ट्री वगैरह आता है। उसके बाद टर्शियरी क्षेत्र के भीतर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र के भीतर कौन आता है? तो शिक्षा आता है, सेवा क्षेत्र आता है, बैंकिंग आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो आवश्यक है? कौन से कारक क्या है, आवश्यक है? सेवा उत्पादन के लिए जो है भूमि भी आवश्यक है, श्रम मतलब लेबर भी आवश्यक है, भौतिक पूंजी भी आवश्यक है, यानी कि ये तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। 47 नंबर में भारतीय आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक, भारतीय आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर में
कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन रही? तो स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव बनी थी। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है उपाध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मेघालय की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश की है? तो यह जर्मनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 51 नंबर में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो महिला एकल की खिताब मैडिसन कीज जीती है, यह यूएसए की थी। और क्या कहते उपविजेता मतलब हारी कौन है? तो आर्यना सबालेंका, यह बेलारूस की थी, उपविजेता बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की क्या है? आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, इसका सबसे पहले देखिए आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वह 1998 में हुई थी, यानी इसका यह 9वां संस्करण है, सही है। और इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, यह गलत है। ठीक है, सी नंबर में सर्वाधिक रन 2025 आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में 263 रन सचिन रविंदर बनाए हैं। डी नंबर सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिया है, सही है ये दोनों। बी नंबर ऑप्शन ही गलत है। अब देखिए आईसीसी पुरुष चैंपियन की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुई थी। पहले यह हर 2 साल में होती थी, लेकिन 2009 से हर 4 साल पर यह आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी होने लगा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का क्या है? भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित DEA हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले विश्व का कौन देश बना है? तो भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन, यूएसए ये तीनों देश इसका परीक्षण कर चुका है। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो देखिए मनरेगा को सिफारिश किया है इसमें 400 रुपया कम से कम करने के लिए। ठीक है, और 100 दिन मनरेगा के तहत वो कार्य दिया जाता था, लेकिन इसका सिफारिश किया जा रहा है 150 दिन कर देने के लिए। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत 2005 में किया गया था। 2005 में मनरेगा का नाम मनरेगा नहीं था, उसका नाम नरेगा था। ठीक है, और 2005 में, लेकिन 2009 में नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम से रखा गया। ठीक है, 2009 में। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? 6327 है। गंगा नदी की 6324 डॉल्फिन और सिंधु नदी में 3 डॉल्फिन, दोनों नदियां में डॉल्फिन मिलाने के बाद 6327। 2009-18 मई को केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है, यह भी पॉइंट याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है,
58 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि भारत में हाल ही में किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ब्रिटिश सेफ्टी की काउंसिल ने दिया है और यह अयोध्या राम मंदिर को दिया है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2015 ईस्वी में किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किन की आत्मकथा है। तो यह बंडारू दत्तात्रेय की है। 61 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह शिशिर सिन्हा को किया गया। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो रीतू बाहड़ी को किया गया है, 2024 में किया गया। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सूचकांक जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक जारी किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी द्वारा की गई है। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से देश के साथ भारत मर्कोसर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है। तो यह अर्जेंटीना के साथ। 65 नंबर का क्वेश्चन था। 66 नंबर में देखिए, 66 नंबर में है त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूर के वहां पहुंचाने की कौन सी वर्षगांठ। तो 180 वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो 3 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। 68 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर में क्या है। 69 नंबर में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की। यह किस कला में बनी थी। तो ढोकरा कला में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि हाल ही में जो है बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो यह 2030 तक रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता है वह 61.80% है, लेकिन 2030 तक यह रखा गया है कि 100% करा जाए। अब देखिए 71 नंबर में क्या है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक माह को प्रथम मंगलवार को यह जो है जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। 72 नंबर में अब हिंदी क्वेश्चंस 2-3 आएगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यौगिक। अंशु माला समास का विग्रह सहित भेद क्या है। अंशु है माला जिसकी सूरज बहुव्रीहि। 74 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, खाली स्थान है, बदलते रहना मतलब करवटे बदलते रहना। 75 नंबर में क्या है, इंग्लिश है ना। 75 नंबर में क्या है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी। इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। 76 में है दबे पांव चलना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 78 में देखिए क्या है कि हमसे कह रहा है सूची मिलान करने के लिए। प्रद्योत नाम का जो राजा था वह अवंती का राजा था। उदयीन जो था वह वत्स का राजा था। प्रेस जनित जो था वह कौशल की राजा था। अजात शत्रु मगध का राजा था। ठीक है, तो राजा कौन कहाँ का था यह मिलान करने के लिए कहा जा रहा था। अब देखिए यहाँ क्या है मिलान करने के लिए, तो देखिए इंद्र देवता के बारे में कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र के बारे में। तो इंद्र देवता जो थे वो झंझावत के देवता और वर्षा के देवता थे, यानी इसका ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता है। ये मराठों के लिखने में, मराठा शब्द महाराष्ट्र की जो मराठी शब्द होता है भाषा होती है उसे लिखने में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
81 नंबर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? फाजिल मोहम्मद खान ने बलिदान दिया था। उसके बाद देखिए, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 83 नंबर में है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो हाँ, किया था। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था? तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा स्थान, हैदर अली की मृत्यु 1783 ईस्वी में नहीं हुआ था, गलत है। चौथा क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, इसके समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। यह चौथा ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 4 तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, 84 नंबर का क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में जो है समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बात इन्होंने बताया था? तो यह जो बताया था, लखनऊ अधिवेशन में बताया था, और लखनऊ का अधिवेशन 1936 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इस अधिवेशन में इन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। इससे पहले 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और क्या कहते हैं, 1936 में तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही ने किया, और 1937 ईस्वी में भी फैजपुर अधिवेशन हुआ, उसका भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही ने किया। और 1937 ईस्वी में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, यह प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, तो यह भी पॉइंट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति भी इनका मांग था, विधवा पुनर्विवाह भी इनका मांग था, स्त्री शिक्षा भी इनका मांग था, यानी इनमें से सभी इनका मांग था। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा देश जो है वो त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इटली त्रिदेशीय संधि का क्या था? सदस्य नहीं था। 88 नंबर में क्या है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना संबंध किससे है? तो यह अमेरिकी क्रांति से है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1973 को हुई थी। इसका जो नायक था वह सैमुअल एडम्स था। ठीक है, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या था? तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखें। देखिए, पायराइट्स की उत्पादन रोहतास, बिहार के रोहतास जिला में, यूरेनियम आपको गया में, गैलेना जो है ये बांका में, एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में, बिहार से रिलेटेड था। ठीक है, याद रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को हुई थी। 92 नंबर क्वेश्चन में बिहार के उस क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 45 बच्चों की औसत आयु, यहाँ से मैथ आ जाता है। तो आप इस 93 नंबर यानी कि मैथ के जितने भी सवाल हैं उन सभी को, मैथ या रीजनिंग सभी सवाल को बनाकर जो है कमेंट में ज़रूर जवाब दे, ताकि आपका इससे क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। 94 नंबर में रीजनिंग है, इसका भी जवाब आप कमेंट में ज़रूर दे आंसर। उसके बाद देखिए 95 में क्या है, फिर 95 में भी क्या है? मैथ है।
इसका भी जवाब कमेंट में ज़रूर दे। 96 में भी क्या है, मैथ है, इसका भी जवाब कमेंट में दे आंसर। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है। 97 में भी मैथ है, इसका भी आप क्या कहते हैं, जवाब दे सकते हैं कमेंट में। 98 में भी क्या है, मैथ है, इसका भी जवाब दे सकते हैं कमेंट में। 99 में और 100, 99 और 100 दोनों में क्या है, रीजनिंग है। इन दोनों का भी जवाब क्या दे सकते हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट डे में जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी कि सेट नंबर 3 में मिलेंगे।